हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डी मार्ट यानी कि अवेन्यू सुपर मार्ट्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इनके बिजनेस के बारे में जानेंगे, इनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की ये बिजनेस करती है, किस प्रकार के ये प्रोडक्ट्स बेचती है। फिर यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, यानी कि पिछले जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं उन चीज़ों को समझेंगे कि कैसा यहाँ पर इनका प्रॉफिट रहा है पास्ट में। अब यहाँ पर फिर हम बैलेंस शीट के बारे में भी जानेंगे, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे, फ्यूचर ग्रोथ के फिर क्या चांसेज हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आगे फ्यूचर में इनको ग्रो करने का, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइज आपको नहीं दी जाएगी। मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को डी मार्ट से रिलेटेड एजुकेशन दो, इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, बाकी आपको खुद से एनालिसिस करनी है, खुद से रिसर्च करनी है इस शेयर के ऊपर, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है। तो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए अभी ये वीडियो में आप सभी को मैं समझाने वाला हूँ डी मार्ट से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो देखकर ये मत समझना कि यहाँ पर अब आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिना रिसर्च किए कुछ भी नहीं करना या फिर बिना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए कुछ भी नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं डी मार्ट की बिजनेस से। ठीक है, तो डी मार्ट जो कंपनी है वो एक रिटेल की कंपनी है। ठीक है, एंड इनके ओनर की बात करें तो ओनर का नाम है राधा कृष्णन दमानी। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है यार, नाम भूल जाता हूँ, सिर्फ उनका सरनेम याद रहता है दमानी, इसलिए मैं देख रहा था। ठीक है, तो देखो डी मार्ट जो है इसका अवेन्यू सुपर मार्ट भी नाम है, जो कि सुपर मार्ट्स इनके होते हैं। और यहाँ पर देखो इनके मार्ट्स में किस प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो चीज़ें यहाँ पर अभी हम पहले डिस्कस करते हैं। देखो अवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। अवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड यानी कि डी मार्ट इज अ national supermarket chain with a focus on value retailing. We offer a wide range of products with a focus on the foods, non-foods, FMCG and general merchandise and apparel product categories. तो काफ़ी सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं अपने मॉल के थ्रू। ठीक है, जिसमें फूड्स हो जाते हैं, नॉन फूड्स हो जाते हैं, अपैरल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और डी मार्ट में आकर पब्लिक खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन ऐसे तो काफ़ी सारे मॉल्स हमें देखने को मिल जाते हैं इंडिया में। तो यार यहाँ पर अलग क्या है? तो अलग यहाँ पर सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये है कि देखो बाकी सब रिटेल को तो आपने देखा होगा, बाकी सब मॉल्स को आपने देखा होगा कि कोई जगह पे रेंट लेकर अपना काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, सबको आप लोग देखते हो कि रेंट लेकर काम करते हैं, मतलब रेंट लेकर अपना जो दुकान है, अपना जो मॉल है उसे चलाते हैं, और रेंट उन्हें पे करना पड़ता है। ठीक है, तो रेंट पर लेना और वहाँ पे दुकान चलाना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि हर महीने या फिर जो भी ओनर के साथ डील हुई है तो उनको रेंट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डी मार्ट में क्या है कि दमानी जी का ये एक बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस मॉडल है ये डी मार्ट के अंदर, कि जो भी स्टोर्स ये ओपन करते हैं पहले ये खुद खरीदते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी पहले खुद खरीदते हैं। जैसे अगर दिल्ली में किसी जगह पर ओपन करना है इनको स्टोर, तो वहाँ पर ये मतलब रेंट में नहीं खोलने जाते हैं, सीधे अच्छी लोकेशन पता करके कि जहाँ पर चांसेज है मतलब मार्केटिंग के, जहाँ पर लोग आकर खरीद सके, वैसी जगह का पता लगाकर वहाँ पर अपने स्टोर को ओपन कर देते हैं। लेकिन कैसे ओपन करते हैं? पहले उसे खरीद लेते हैं। ठीक है, खरीदते हैं पहले उस जगह को, उस प्रॉपर्टी को, उस बिल्डिंग को, एंड उसके बाद वहाँ पर अपना शॉप, अपना मॉल खोलते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि इनको जो रेंट देना का झंझट है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अपने मॉल में प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दे, डिस्काउंट दे दे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये खुद घाटे में जाकर, तो थोड़ा सा मार्जिन ये लोग कम रखेंगे। जहाँ पर और लोग 5% की मार्जिन कर रहे हैं, वहाँ पर ये चाहे तो 2% की मार्जिन रख ले प्रोडक्ट्स पर, और प्रोडक्ट को थोड़ा सा सस्ता कर दे। अब सस्ता देखकर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है,
तो पब्लिक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करेगी डी मार्ट से, और ज़्यादा सेल होगा तो 2% का भी मार्जिन जो है वो ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होगा उन लोगों के मुकाबले में जो लोग रेंट पर मॉल खोले हैं। और रेंट पर खोलते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई रखते हैं, ताकि रेंट वाला भी खर्चा निकल जाए उसी में, मतलब पब्लिक के पैसे से ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के प्राइस, ठीक है, क्योंकि इनको रेंटल वगैरह सारी चीज़ें होती हैं इनको देनी, ठीक है। अब पब्लिक यहाँ पर देखता है कि यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है चीज़ें, और वही प्रोडक्ट अगर डी मार्ट के अंदर थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है तो लोग यहाँ पर क्यों जाएंगे, लोग डी मार्ट को ही प्रेफर करेंगे। तो डी मार्ट से लोग ज़्यादातर खरीदेंगे तो सेल्स इनका ज़्यादा बढ़ेगा, मार्जिन कम भी रहेगा तो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़िया रहेगा। और इनको अगर रेंटल वाले की बात करें, अगर इनका मतलब मार्जिन भी 5% रहता है लेकिन सेल ही उतना नहीं आएगा, तो ओवरऑल जो इनका प्रॉफिट है वो कम ही रहता है। और उनका मार्जिन 2% भी रहता है लेकिन सेल्स जो है वो ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो बढ़िया हो जाता है। तो ये इनका बिजनेस का मॉडल है। इसकी वजह से इनको जो है थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टी खरीदना, ठीक है। और प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। बिना प्रॉपर्टी खरीदे अगर रेंट में लगाएंगे तो फिर इनका जो बिजनेस मॉडल है वो तो खराब हो जाएगा। तो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले ये लोग प्रॉपर्टी ही खरीदते हैं एंड उसके बाद ही स्टोर्स ओपन करते हैं। इस वजह से इनके जो स्टोर्स हैं वो काफ़ी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना पैसा रहेगा उतना ही तो खरीदेंगे। बाकी और लोगों की बात करें तो रेंटल के थ्रू काफ़ी तेज़ी में एकदम मतलब स्टोर्स ओपन करते जाते हैं। रेंट पर तो लेना क्या दिक्कत है, लेकिन इनको खुद से खरीदना है तो थोड़ा सा स्लो मतलब बढ़ता है, धीरे धीरे सब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रकार से धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है इनके बिजनेस में, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर बात किया जाए तो यार काफ़ी बढ़िया है। इनको रेंट देने का झंझट होता है, इनको नहीं झंझट होता है, तो काफ़ी बढ़िया होता है। धीरे धीरे करके अगर पूरी फैल जाए इंडिया में तब तो यार इनको कोई भी रेंट देने का इशू ही नहीं है। तो इस वजह से और भी जो दूसरे रिटेलर्स हैं उनको ये कम्पीट कर सकता है डी मार्ट। तो ये काफ़ी बढ़िया बिजनेस मॉडल है इनका। अब यार इतना तारीफ कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। तो बिना रिसर्च के आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेनी है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा, और यहाँ पर फिर देखें तो देखो स्टोर नेटवर्क की बात की जाए तो देख सकते हो ये दिसंबर 2023 का है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो 360 प्लस इनके स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, जैसा कि आपको मैंने न्यूज भी दिए थे इनके नए स्टोर्स ओपनिंग से रिलेटेड, ठीक है। कंपनी ऑपरेट्स 350 स्टोर्स अक्रॉस 22 सिटीज, ठीक है, एंड 1 यूनियन टेरिटरी विथ एन 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया। एवीएल हैज इट्स हाईएस्ट प्रेजेंस इन महाराष्ट्र विथ 103 स्टोर। महाराष्ट्र में इनकी प्रेजेंस हाई है जिसमें 103 स्टोर हैं, गुजरात में इनके 57 स्टोर हैं, तेलंगाना में इनके 36 स्टोर हैं, ठीक है। अब देखो महाराष्ट्र में 103 स्टोर हैं तो ऐसा नहीं है कि बगल बगल में खोलते जा रहे हैं। अब देखो एक स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक भी स्टोर ओपन किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि सब पब्लिक खरीद ले। तो अलग अलग दूरी पर स्टोर्स ओपन करना जरूरी होता है, ठीक है। और जो काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर टाउन के लोग रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार के स्टोर्स चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन जगहों को पहले यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब टाउनशिप है, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स ओपन किए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, अपने स्टोर्स को ओपन कर सकते हैं। अभी तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम है, ठीक है, 360 प्लस लेकिन स्टोर्स हैं तो वो भी हमारे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो अवेन्यू सुपरमार्ट में स्टडी स्टोर नेटवर्क एक्सपेंशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, किस प्रकार से यहाँ पर ये स्टोर का एक्सपेंशन करता है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखो द कंपनी फॉलोज अ क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन अप्रोच फॉर पेनिट्रेटिंग एरियाज वेयर दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो जहाँ ये लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वहाँ पर ये लोग
अपने स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उस एरिया के बारे में नॉलेज होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ओपन किया और उसके लगभग कुछ ही दूरी में स्टोर ओपन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक एरिया की बात की जा रही है कि उस डिस्ट्रिक्ट में अगर इनको काफ़ी अच्छा तजुर्बा है कि चलो वहाँ पर ठीक प्रकार से मॉल चलती हैं, उनके मॉल ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उधर ही ये खोलना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है वहीं पर और भी स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं। अब पब्लिक यहाँ पर खरीदना चाहती है, तो यार ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन कर देगा और पब्लिक सफ़र करके, बहुत लॉन्ग सफ़र करके जाएगी वहाँ पर खरीदने। तो इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर खोल सकते हैं, ठीक है, अपना ब्रांच। तो ऐसा होता है। अब बिफोर एक्सपेंडिंग टू न्यूअर रीजन्स, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई है कि नए रीजन में ओपन करने से पहले ये लोग उन रीजन में ओपन करते हैं, उस एरिया में ओपन करते हैं जहाँ वो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो नए एरिया में ये बाद में घुसते हैं। पहले ये जहाँ पर प्रेजेंस है इनकी, वहाँ पर ये लोग नया स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस स्ट्रेटजी दे हैव एडेड 34 स्टोर्स इन बिटवीन H1FY23 एंड H1FY24। तो इस स्ट्रेटजी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हो H1FY23 से 24 तक यहाँ पर 34 स्टोर्स ओपन किए हैं इस स्ट्रेटजी के अनुसार। अब देखो यहाँ पर दिसंबर 2023 का ये डेटा है। ठीक है, द कंपनी हैज ओपनड इट्स न्यू स्टोर्स एट ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये सारे मतलब लोकेशन पे इन्होंने स्टोर्स ओपन किए हैं। ठीक है, यह दिसंबर 2023 का डेटा है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि वक्त के अनुसार सबको ढलना होता है, समय के अनुसार बदलना जरूरी होता है, नहीं तो लोग पीछे रह जाते हैं नोकिया की तरह। देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं नोकिया को इंसल्ट कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि हमें वक्त के अनुसार बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाते हैं। बाकी सारे कंपटीटर्स जो हैं वो हमें कम्पीट करके आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से नोकिया को कम्पीट करके आगे लोग बढ़ गए, नोकिया का एक ज़माना था कि उस वक्त कोई उनसे टक्कर नहीं ले पाता था, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि समय के साथ सर्वाइव वो नहीं कर पाए, अच्छी तरह से एक्सपेंड नहीं कर पाए, समय के अनुसार वो खुद को बदल नहीं पाए। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी टॉपिक से अलग नहीं जाएंगे। देखो यहाँ पर कन्वर्टिंग स्टोर्स फॉर ई कॉमर्स, तो ये ई कॉमर्स के अंदर भी प्रवेश कर रही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि और जब पेंडेमिक आई थी कोविड का, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑनलाइन ही सारे काम चल रहे थे, चाहे हम ट्रांजैक्शन की बात करें या फिर सामान खरीदने वगैरह की, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादातर चल रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने भी ये अपना डिसीजन किया कि ये भी अब अपना ई कॉमर्स चलाएंगे। तो देखो, कंपनी हैज़ क्लोज डाउन 2 ऑफ इट्स स्टोर्स इन मुंबई, ठीक है, ऑन अगस्त 20। तो देखो यहाँ पर मुंबई में 2 स्टोर्स इन्होंने बंद कर दिए थे अगस्त 20 में। ठीक है, एंड कन्वर्टेड द सेम इनटू अ लोकल फुलफिलमेंट सेंटर फॉर ई कॉमर्स डिलीवरीज, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर द कंपनी हैज क्लोज डाउन इट्स स्टोर सिंस इट्स IPO। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने स्टोर्स बंद किए थे, वो भी 2 स्टोर्स मुंबई में। IPO के आने के बाद पहला बार ऐसा हुआ था, लेकिन उस स्टोर को यहाँ पर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था एक क्या बोलते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर बनाकर। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर उनकी गोडाउन की तरह रख दिए थे, ताकि जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो तुरंत से तुरंत उनको डिलीवरी दिया जा सके। इसलिए वो जो बंद किया उनको मतलब लोकल फुलफिलमेंट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, वहाँ पर सामान लाकर रख दिए गए कि जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो उस जगह से पैकेजिंग करके तुरंत से डिलीवर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये किया गया था। तो ई कॉमर्स में भी ये काम कर रही है डीमार्ट। ठीक है, ताकि आगे चलकर, जैसा कि आपको पता है कि ई कॉमर्स कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, कितना ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में इनको नुकसान हो सकता है अगर लोग मतलब घर से नहीं निकलना चाहे, डीमार्ट के मॉल में जाकर नहीं शॉपिंग करना चाहे, तब तो यार दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यार ये दोनों तरफ से कैप्चर कर रही है मार्केट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ई रिटेल। ठीक है, तो
ई रिटेल में भी इनकी कंपटीशन जो है वो बढ़ रही है। अब देख सकते हो विथ द एडवेंट of the pandemic, e-retail has made its mark with the Indian consumer Amazon pantry, and JioMart has established its presence in major cities and the competition is increasing। तो देख सकते हो यहाँ पर जो जियो मार्ट अमेजोन की बात करें तो पेंडेमिक के समय अभी हमने जो बात किया तो इनकी जो ई कॉमर्स थी वो काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। अब इस वजह से ये भी ई कॉमर्स के अंदर घुस गए हैं, ई रिटेल के अंदर घुस गए डी मार्ट, ताकि इनको भी समय के अनुसार कोई दिक्कत ना हो, ये भी ई कॉमर्स के अंदर प्रवेश कर गए। एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है, ये 2021 का है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर रेजिंग ऑफ फंड, ठीक है, तो ये फंड रेजिंग भी किए थे, ये भी पुरानी डेटा है, ठीक है। एवेन्यू सुपरमार्ट रेज्ड 4098 करोड़ वाया QIP एट एन इशू प्राइस ऑफ RS 2049, ठीक है। 2049 के प्राइस पर इन्होंने QIP के थ्रू भी फंड रेज किया था ऑन 11 फरवरी 2020 को, ठीक है। द फंड रेज विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड पार्शियल रिपेमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेब्ट्स। तो वो जो फंड इन्होंने QIP के जरिए रेज किया था उसे यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज किया गया एंड जो कुछ डेब्ट वगैरह थे उनको ख़त्म करने के लिए यूज किया गया। एंड उसके बाद फर्दर द फाउंडर राधा कृष्णन दमानी सोल्ड एट 2.28% स्टेक ऑन फरवरी 2020। तो ये 2020 का डेटा है थ्रू OFS, ठीक है। तो OFS के जरिए इन्होंने अपना जो स्टेक है वो थोड़ा सा बेचा था, क्योंकि सेबी के रूल होती है कि प्रमोटर्स को मैक्सिमम 75% ही स्टेक रखना है, बाकी 25% छोड़ देना है मार्केट में। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक बेचा था OFS के जरिए, ठीक है, ऑफर फॉर सेल टू comply with the minimum public shareholding mandate and consequently the promoter group holds 74.99% stake in the company, ठीक है। और अभी की बात की जाए तो अभी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर वो अप्रोक्स 74.5% होगी, ठीक है, 6% है, 6-5% अप्रोक्स, ठीक है। तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, इतना होल्डिंग है। तो अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर इनकी सब्सिडरीज की बात करें तो इनके 5 सब्सिडरीज हैं एज ऑफ FY23 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हो एलाइन रिटेल ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, एवेन्यू फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड, फिर नाहर सेठ एंड जोगनी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर एक और है रिफ्लेक्ट हेल्थ केयर एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो इनके सब्सिडरीज हैं ये मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तब ये लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ चुके हैं इनके फंडामेंटल्स की ओर, तो चलो फंडामेंटल चेकआउट कर लेते हैं। यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है मुझे पता है, लेकिन यार वीडियो की क्वालिटी के साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग होने देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ें छूट ना जाए। वैसे अगर कुछ भी चीज़ें अगर आपको पूछनी है एक्स्ट्रा जो मैं वीडियो में कवर ना कर पाऊँ तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,94,496 करोड़ है फिलहाल की, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, ठीक है, अच्छी है, थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है। स्टॉक पी की बात की जाए तो 121 की है, इंडस्ट्री पी है 64 की। थोड़ा सा यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड समझ सकते हैं, थोड़ा सा महंगा समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे कि इसकी पी 20 पर आ जाए तो ऐसा बहुत ही कम चांस होता है इस प्रकार की कंपनियों की पी इतना सस्ते पर आने की, क्योंकि यार ये सब जो कंपनी अगर रेगुलर अपने ग्रोथ कर रहे हैं तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि गिरे नीचे, क्योंकि इनकी ग्रोथ के अनुसार मार्केट इन्हें ओवर एक्सपेंसिव बना देते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे कभी भी न्यूज आते हैं एक्सटर्नल जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है, थोड़ा सा पी यहाँ पर कम हो जाता है, थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं होता है कि जिसकी वजह से एकदम पी 20-15 पर आ जाएगा, ऐसा ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। बाकी कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाते हैं तो फिर चांसेस हो सकते हैं ये भी, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज ही आते हैं तो फिर यहाँ पर लोग खरीदेंगे ही क्यों, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ROC की बात की जाए तो ये भी ठीक है 20.1%,
डेब्ट की बात की जाए तो 630 करोड़ है, तो डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए ठीक है 0.04 का। प्लेज्ड परसेंटेज की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। करेंट प्राइस 4526, बुक वैल्यू 262, आरओई 16%, ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं और कुछ ज़्यादा कम भी नहीं है। हाई एंड लो की बात की जाए 52 वीक की तो ये है 4563 एंड 3301 की। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, डिविडेंड अभी नहीं देती क्योंकि इनको खुद एक्सपेंशन करना पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाने पड़ जाते हैं स्टोर्स ओपनिंग में, ठीक है। फेस वैल्यू 10 की है, प्रमोटर होल्डिंग 74.6% की है एंड ईपीएस है 37.4 की, ठीक है। ये हुई फंडामेंटल्स। अब इनकी पी रेशियो को देखा जाए तो अभी पहले के मुकाबले में अगर बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर लगभग नवंबर 2021 की अगर बात की जाए तो उस वक्त 300 से भी प्लस इनकी पी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी 121 की पी है यहाँ पर, तो यार यहाँ से काफ़ी सस्ता ही समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो पी है ये उस टाइम की है, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक किस समय की, यहाँ पर मान सकते हो 2019-20 की, ठीक है। 2019 में तो और कम थी, ठीक है, 100 से भी नीचे। तो ये 19-20 का जो समय था उस वक्त जितना पी था उसी समय है, देख सकते हो यहाँ पर ये चार्ट के अनुसार, ग्राफ के अनुसार, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई के मुकाबले में अगर पी की बात की जाए तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, ठीक है। 300 की पी पर थी पहले जो कि अब 100 पर है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है अभी, पहले तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो ईयरली वाइज है ये 2012 से ट्रेलिंग 12 मंथ तक। 2012 की बात की जब मार्च 2012 की तो यहाँ पर 2209 करोड़ का सेल्स यहाँ पर हुआ था। फिर 13 में 2341 हो गया, फिर 4600, 6400, 8500, 11800, 15000, 20000, 24800, 24000, थोड़ा सा यहाँ पर कम गया 2021 में, फिर 30,900, 42,840, फिर 48,656। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ इनकी जो सेल्स की रेवेन्यू है ये बढ़ी है, भले ही कभी कभी किसी साल थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन चलो उतना टेंशन नहीं लेना है यार, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो बिजनेस में होते रहता है। लेकिन थोड़ा सा क्या यार, सिर्फ यहाँ पर मार्च 2021 में वो भी बहुत ही माइनर सा समझ सकते हैं इसके सेल्स के रेवेन्यू के अनुसार, तो ठीक है। बाकी हर साल इनका जो सेल है वो बढ़ा है, तो ये 2021 का है। बाकी आगे अभी 22-23 जो चल रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ ये सब में ठीक है। एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, 60, 94, 161, 212, 320, 479, 800, यहाँ डबल एकदम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से इधर इधर बढ़ते गए हैं, ठीक है, लगभग डबल हो गए। फिर 900, 1300, थोड़ा सा यहाँ पर घट गया, ये 21 वाला ही टाइम है, ठीक है, 2021 वाला। एंड उसके बाद फिर 22 में फिर से रफ्तार पकड़ लिया, 1492, लगभग 1500, फिर 2378 और उसके बाद अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 2433। तो नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 29%, 5 साल में 23%, 3 साल में 20% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 19%। चलो ठीक है, बढ़िया बात है कि इसके अंदर सेफ्टी भी है, साथ ही साथ इस प्रकार की सेल्स की परसेंटेज है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 38% है 10 साल में, 5 साल में 25%, 3 साल में 22% और ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा खराब है जो कि 4%, बाकी सब ठीक है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो इनकी जो स्टॉक की प्राइस है वो कितने CAGR से बढ़ी है, परसेंटेज यहाँ पर देखेंगे। 10 साल का तो अवेलेबल नहीं है, 5 साल में 25% की CAGR से इनकी स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, 3 साल में 16%, 1 साल में 33%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14, 14, 13 और 16, कुछ खास नहीं है और कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है, तो एवरेज मान सकते हैं, उतना भी ज़्यादा खराब नहीं है और अच्छा तो उतना कुछ खास है नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी। बाकी ये जो प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो काफ़ी ठीक ठाक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पर कैश रिजर्व की बात की जाए मार्च 2012 की है, ठीक है। कैश रिजर्व था कितना, सिर्फ 148 करोड़। अभी की बात की जाए तो सितंबर 2023 की यहाँ पर डेटा है जो कि है 16,779 करोड़, जो कि काफ़ी
बढ़िया बात है, ठीक है, इतने कैश रिजर्व हैं इनके पास। बोरोइंग की बात करें तो 381 करोड़ थी, जो कि अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई है 630 करोड़ की, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोरोइंग कम ही है, कैश रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, बढ़िया है, ठीक है। बोरोइंग थोड़ा सा यहाँ पर है, कैश रिजर्व के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर 16,679 करोड़ और यहाँ पर सिर्फ 630 करोड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है कि यहाँ पर सितंबर 2021 की बात की जाए तो 75% थी, लगभग 74.99%, और ये अभी थोड़ी सी घटी हुई 74.64%, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना कुछ खास यहाँ पर कमी नहीं है। एंड एफ की बात करें तो 9.95% थी, जो कि अभी घटकर 7.96% हो चुकी है। डी की बात करें तो 6.78% थी, जो कि अभी बढ़कर 8.45% हो चुकी है। गवर्नमेंट की कुछ भी होल्डिंग नहीं थी, अभी यहाँ पर 0.06% की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो 8.29% थी, जो कि हो चुकी है अभी 8.87%। तो एफ डी की भी बात करें तो ठीक ठाक ही है होल्डिंग। बात करेंगे एफ की तो पिछले 2 क्वार्टर में इनकी होल्डिंग बढ़ी है। पहले तो वैसे काफ़ी ज़्यादा इनकी होल्डिंग बढ़ी हुई थी, 8.72% इधर। फिर यहाँ पर शुरू में अगर 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर तो 9.95% अप्रोक्स 10% थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। खास करके एफ जो होते हैं वो ट्रेंड के अनुसार चलते हैं, जिस प्रकार से स्टॉक चलता है उसी अनुसार ये लोग चलते हैं। डी की बात करें तो जब स्टॉक गिरता है और फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे होते हैं तो म्यूचुअल फंड बाई करते हैं स्टॉक को सस्ते में, तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हो अभी कुछ क्वार्टर्स में इनके जो रिजल्ट्स आए थे उस वक्त जो इनकी शेयर प्राइस है वो काफ़ी हद तक गिरी हुई थी, और उसका फ़ायदा यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड वालों ने उठाया होगा। देख सकते हो लगातार यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पर 6.74%, 6.77%, 6.88, 7.04, 7.11, 7.49, 7.66, 8.25, 8.45 यहाँ पर बढ़ते गया है दिसंबर 2021 से, ठीक है, म्यूचुअल फंड वालों की। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो देखो यहाँ पर अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि अभी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप कितने दिनों के बाद वीडियो देख रहे हो तो उस अनुसार चेंज हो सकता है। तो अभी शेयर प्राइस की बात की जाए तो अप्रोक्स 4560 के लगभग में है, और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है 4560 की, 4550 समझ सकते हो। तो इस रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो और ऊपर जाने के चांसेस होंगे। अगर यहाँ से ये नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पर ये आकर सपोर्ट ले सकता है, जो कि 4000 का लेवल है। ये भी एक बढ़िया सी सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन तो यहाँ पर 3646 का लेवल मिल जाता है, यानी कि 3650 का। अब इसके ऊपर ब्रेक अगर होता है तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई है 5900 का, यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे। अब इसके ऊपर भी अगर ब्रेक कर देता है तब फिर यहाँ पर कहीं भी जा सकता है, इसके ऊपर खुला आसमान है, ठीक है। और देखो कुछ महीनों से यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी, ठीक है, मतलब ये रेंज में एकदम फंसी हुई थी बहुत टाइम से। तो ऐसे में जो लोगों ने काफ़ी इधर अगर बाय कर रखा होगा या फिर इस लेवल पर, तो उन लोगों के सब्र का इम्तिहान टूट रहा होगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग लॉस भी बुक कर लिए होंगे हो सकता है, और कुछ लोग जो रियल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे वो बैठे होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा या फिर यहाँ पर भी, उनको अभी तो काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा, और अगर और ऊपर जाता है तो और बढ़िया बेनिफिट मिल सकती है। वैसे अगर अभी के प्राइस की बात करें तो ऑल टाइम हाई से यहाँ तक की देखी जाए तो अप्रोक्स 22% का डिस्काउंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। सो ये रही स्टॉक डी मार्ट के ऊपर फुल एनालिसिस। अब हम लास्ट में इनके फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या चांसेस हैं इनके फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं फ्यूचर में क्या चांसेस हैं भाई कि ये क्या ग्रोथ कर सकता है। तो देखो इनका जो कैटेगरी है, कैटेगरी के बारे में सोचो कि क्या ये कैटेगरी की डिमांड रहेगी फ्यूचर में। तो मेरा जवाब है हाँ बिल्कुल रहेगी, क्योंकि यार कोई भी बंदा बिना ये सब चीज़ों के थोड़ी रह सकता है। जो भी डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स है वही डीमार्ट बेचती है, ठीक है।
और आगे चलकर लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हो रहे हैं। पहले छोटे-मोटे दुकान से खरीद रहे थे और अब मॉल से लोग जाने लगे, तो इनकी यहाँ पर जो मॉल है वो काफ़ी ज़्यादा चल सकती है, काफ़ी डिमांड में रह सकती है। ऊपर से ये डिस्काउंट देंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट भी होंगे, और वो डेली यूजेज के सामान है तो ऐसा नहीं है कि लोग खरीदना छोड़ देंगे। तो फ्यूचर में इनकी ग्रोथ के चांसेस ठीक हैं। ऊपर से ई-कॉमर्स के थ्रू भी ये जा रहे हैं, तो आगे चलकर ई-कॉमर्स का भी यूज़ लोग करेंगे ही। तो ज़्यादातर अगर ऑनलाइन बाय करते हैं तो ऑनलाइन में भी ये अपनी सर्विस दे पाएँगे। तो इसलिए सारी जो चीज़ें हैं वो ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पहले ही से, ठीक है। तो इस वजह से ई-कॉमर्स के थ्रू भी अगर लोग खरीदना चाहें तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टोर्स फ्यूचर में और भी ज़्यादा अगर ये लोग ओपन कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा इनको सेल्स वगैरह मिलने के चांसेस होंगे। अब इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो जियो है, ठीक है। जियो रिटेल का जो बिज़नेस है वो है, या फिर और भी इस प्रकार के जो भी मार्ट्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिट करना होगा इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी देखना है कि कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, किनके मॉल्स काफ़ी ज़्यादा चल सकते हैं, ये खुद से भी आपको एनालिसिस करना होगा, ठीक है। बाकी इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो मैं भी आगे चलकर जितने भी रास्ते में कॉम्पिटिटर्स आएंगे सबको पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, आगे चलकर कोई ऐसा भी न्यू कॉम्पिटिटर हो सकता है इनका जो कि इनको पीछे कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनका जो बिजनेस का मॉडल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये खुद से अपने प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके बाद ही वहाँ पर मॉल खोलते हैं, तो उस तरह से थोड़ी सी यहाँ पर इनकी जो मतलब सेफ्टी है वो बन जाती है, ठीक है। लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि उतना पैसा भी तो होना चाहिए। तो थोड़ा-सा ये एक रिस्क हो जाता है, रिस्क फैक्टर। बाकी शेयर मार्केट में पूरा का पूरा रिस्क है ही, तो यहाँ पर भी रिस्क है एंड रिवॉर्ड्स भी है, ठीक है। सो गाइज, अभी हम लोगों ने इस वीडियो में डी मार्ट के ऊपर सारी चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे उनके बिजनेस मॉडल की बात करें, उनके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, इनके फंडामेंटल्स की बात करें, सारी चीज़ों के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।